नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय का पढ़ लिया था। हिमालय को कल हम लोगों ने दो हिसाब से पढ़ा था, दो तरह से पढ़ा था, दो बेस के आधार पर, मतलब दो बेस पर पढ़ा था। किस किस? एक तो जियोलॉजिकल पीरियड के आधार पर, ठीक, जियोलॉजिकल पीरियड मतलब भूगर्भीय काल के दौरान के भूगर्भीय काल के आधार पर, कि जैसे कि कैसे हम लोगों ने पढ़ा था तीन हिमालय के तीन भाग के बारे में। पहला क्या था? हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, मतलब कि ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय, ठीक, इनर हिमालय या हिमाद्री हिमालय, तीनों एक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था निम्न हिमालय या हिमालय के बारे में, मतलब कि लेसर हिमालय के बारे में। फिर उसके बाद जो लास्ट हिमालय था, जो सबसे आउटर पार्ट था हिमालय का, उसके बारे में पढ़ा था। वो कौन सा हिमालय था? शिवालिक पहाड़ी है, ठीक, शिवालिक हिमालय के बारे में। फिर हम लोगों ने एक एक करके अच्छे से समझ लिया था कि ये जो है जो हिमाद्री हिमालय, इसमें कैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती हैं। इसी वजह से हिमालय को जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहा जाता है विश्व की, ठीक, जो कि हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। फिर हम लोगों ने हिमालय को किस आधार पर पढ़ा था? हिमालय को फिर हम लोगों ने पढ़ा था नदी के आधार पर, ठीक, नदी के आधार पर, कि कैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब हिमालय, ठीक, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, आप लोग याद रखना। कुमायूं हिमालय पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और ये सब किस किस नदी के बीच में थी, ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान, द नदर्न प्लेन के बारे में, ठीक, द नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो उत्तर का मैदान है ये बना कैसे? क्या ये पहले से था? तो दोस्तों, ये पहले से नहीं था। ये देखिए, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक, ये हमारा इंडिया, जो ये भाग है, ये जब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक, द पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग उसमें समझेंगे कि जो ये भाग है वो काफ़ी प्राचीन भाग है और काफ़ी स्थिर भाग भी से कहा जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में बताया गया है, हाल ही में कुछ भूकंप ने इस बात को गलत साबित कर दिया है कि बहुत स्थिर भाग है, लेकिन फिर भी उत्तरी मैदान के अपेक्षा ये जो है काफ़ी जो है कैसा भाग है? ये काफ़ी स्थिर भाग है, ठीक, काफ़ी स्थिर भाग है। स्थिर भाग का मतलब यही हुआ कि इसमें जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई हलचल नहीं होती, ठीक, ये काफ़ी ठोस। अरे एक हिसाब से समझ लीजिए कि ये जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये बाद में तो बना नहीं है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही है एक हिसाब से, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था गोंडवाना लैंड से कैसे टूट कर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जो हमारी इंडियन प्लेट थी, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या हुई? गतिमान हुई। और जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ गतिमान हुई, वैसे क्या मिला? वैसा एक यूरेशियन प्लेट मिली, जिससे जो हमारी प्लेट थी वो टकरा गई। और जैसे ही टकराई तो भैया हम लोगों ने एक चीज़ ये भी पढ़ा था, ठीक, अभी यहाँ पर देख लेते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, जैसे ये यूरेशियन प्लेट है और इधर अपना जो भारत है ये धीरे धीरे जा रहा था, गति कर रहा था, तो जो ये बीच में जो एक सागर था जिसको कहते हैं टेथिस सागर, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से जो नदियाँ बहती थी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया? नदियों ने बहुत सारे सेडिमेंट और अवसाद जो थे वो गिरा दिए। और जब ये अवसाद, ये जो चीज़ें थी वो करोड़ों साल में हुई, और करोड़ साल में काफ़ी अवसाद इकट्ठा हो गया था। तो जैसे जो हमारा भारत था वो टकराया, हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो टकराई, तो जो अवसाद थे, अवसाद ये ऊपर की तरफ उठ गए, जिसको हम लोग कहते हैं हिमालय। क्या कहते हैं? हिमालय। फिर क्या हुआ? जैसे ये इधर देख लीजिए, ये हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक, ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। जैसे ही हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक, यूरेशियन प्लेट से टकराई, क्या हुआ? हिमालय जो बीच में सेंडिमेंट थे ये ऊपर उठ गए, यही क्या हुआ? हिमालय। और ये हिमालय तो हुआ, लेकिन ये जो बीच में उबड़ खाबड़ जगह एक बन गई, ठीक, ये बीच में क्या हुआ? एक उबड़ खाबड़ जगह बन गई अपने भारत के नॉर्थ साइड में, ठीक, गड्ढे टाइप के बन गए, उबड़ खाबड़। तो उसमें अब क्या हुआ? उसमें अब हुआ क्या? ये जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, पेनिसुलर जो मतलब कि वो जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक, पेनिसुलर भारत, पेनिसुलर इंडिया, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से भी नदियाँ आ रही थी, ठीक, और कुछ हिमालय से भी नदियाँ आ रही थी। ये भी अपने साथ क्या ला रही थी? सेंडिमेंट, ठीक, सेंडिमेंट ला रही थी, मतलब कि अवसाद ला रही थी। तो इन्होंने क्या किया? जो यहाँ उबड़ खाबड़ जगह थी इसको भरना स्टार्ट किया। क्या किया? भरना स्टार्ट किया, इधर से भी उधर से। और जब ये इसको भरना स्टार्ट किया तो ये जो उबड़ खाबड़ जगह है ये एकदम प्लेन हो गई। कैसे हो गई?
एकदम पूरी प्लेन हो गई, क्या हो गई, एकदम प्लेन हो गई। और यही जो है इसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्लेन को हम लोग कहते हैं उत्तर भारत का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन, एक तो पंजाब का मैदान, फिर दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। मतलब कि ये जो है ये मैदान किसके द्वारा बनाया गया, सिंधु नदी और उसके तंत्र द्वारा। मतलब कि इंडस जो रिवर है वो, और जो इसकी टेरिटरीज हैं, जितनी इसकी सहायक नदियां हैं उसके द्वारा, मतलब कि इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा, सिंधु नदी तंत्र के द्वारा कौन सा मैदान बनाया गया, ये हमारा सिंधु नदी मैदान। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान, और याद रखना इसी को हम लोग सिंधु का मैदान भी कह देते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो है, ये जो मैदान इसको किसने बनाया, इसको बनाया गंगा रिवर सिस्टम ने, मतलब कि गंगा नदी तंत्र ने बनाया। इसलिए ये जो पूरा मैदान हिस्सा है उसको हम लोग कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कह देते हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक, फिर 1 मिनट रुकिए, थोड़ा कॉल आई है, 1 मिनट बात कर रहे हैं अभी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कॉल आ गई थी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अपने इंडियन प्लेट, मतलब कि जो हम लोगों को पढ़ना है उत्तर भारत का मैदान। तो पहले ये तो पता ही चल जाए ना, हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन मान लीजिए कोई अभी पहली बार ये वीडियो देख रहा हो तो उसको समझ में आना चाहिए। तो जो हमारा उत्तर का मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है वो कैसे बना, वो बना इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। जब ये प्लेट टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, ऐसे ही देखिए, ऐसे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अब जब भैया हिमालय का निर्माण हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हिमालय से नदियाँ बहने लगी। यहाँ पर भैया देखिए, जब कोई चीज़ टकराएगी तो सिंपल सी बात है, उस टकराव के पास थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो दरारें आ जाएंगे ना, जिसको गार्ड कहते हैं, एक द्रोणी टाइप की बन जाएगी। यहाँ भी क्या हुई, एक द्रोणी बन गई। ठीक, गड्ढे टाइप के ऊबड़ खाबड़ जमीन बन गई। ठीक, पठार टाइप की। फिर हुआ क्या, जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, पेनिसुलर इंडिया है, उससे जो नदियाँ निकल के यहाँ पर अपने साथ, ये जो सिस्टम है, ये जो चीज़ें हैं बहुत समय तक चलती हैं। ठीक, लाखों करोड़ों साल तक चलती हैं। ठीक, लाखों साल तक। फिर यहाँ से नदियाँ बहती रही, वो जो है पठार को काट काट के उससे अवसाद लाती रही। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पर्वत से, ठीक, पर्वत से क्या हुआ, पर्वत से जो नदियाँ बहती थी वो अवसाद लाती रही। ठीक, तो हुआ क्या, यहाँ पर जो बन गया, जब ये प्लेट टकराई तो यहाँ तो बन गया तिब्बत का पठार। ठीक, और यहाँ पर बन गया अपना उत्तर भारत का मैदान। जो ये द्रोणी थी, इसको क्या हुआ, जो नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट और अवसाद लेके आ रही थी, उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया दोनों साइड से। फिर वहीं पर क्या बन गया, ये जो द्रोणी थी ये भर गई, एकदम प्लेन हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं नदर्न प्लेन, द नदर्न प्लेन, मतलब कि उत्तर भारत का मैदान। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो है ये इंडस रिवर सिस्टम है, ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम है, और ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ठीक, ये जो है ये कौन से भाग में, ये पाकिस्तान वाले भाग में है। ये हमारा उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल की एरिया तक है। ठीक, पश्चिम बंगाल वाले एरिया तक है। और जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है ये असम में, ठीक, असम में आपको मिलेगा। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे हम लोगों को नदर्न प्लेन पढ़ना किस हिसाब से, मतलब किस हिसाब से पढ़ना है। इसके 2 बेस हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिवर्स, मतलब कि नदियों के आधार पर वर्गीकरण किसका, उत्तरी मैदान का, द नदर्न प्लेन का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3, पंजाब का मैदान, हालांकि जो कि है यहाँ, ठीक, जिसकी बात अभी हम लोगों ने की। एक है पंजाब का मैदान, इसी को हम लोग कहते हैं सिंधु का भी मैदान। ठीक, याद रखना, या इंडस प्लेन, ठीक, सिंधु का मैदान भी कहते हैं, याद रखना आप लोग। एक तो ये हो गया। सेकंड हमारा हो गया गंगा का मैदान, ठीक, द गंगा प्लेन। और जो थर्ड है वो हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि अभी हम लोगों ने बात कर ली, मतलब कि ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखिए दोस्तों, अब जो सेकंड आता है, ठीक, स्थलाकृति, टोपोग्राफी के आधार पर, मतलब कि टोपोग्राफी क्रिएटेड बाय रिवर्स, जो नदियों के द्वारा जो एक स्थला जो कृति है वो क्रिएट की जाती है, उसके आधार भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे भाबर। भाबर वो क्षेत्र होता है, देखिए अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि ऐसी जगह जहाँ हिमालय की जो नदियाँ हैं वो विलोपित हो जाती हैं या इनविजिबल हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों भाबर का क्षेत्र। क्या कहते हैं, भाबर का क्षेत्र। लेकिन तराई का कौन सा क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदियाँ फिर से जो है वो दृश्यमान हो जाती हैं, मतलब कि विजिबल होने लगती हैं। अगर ये पूछ दे हिमालय नदियाँ, तो वहाँ आप लोग क्या करेंगे, उसे तराई का क्षेत्र कहते हैं। और बांगर खातर में बस इतना सा अंतर है, जब मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक, ये हिमालय है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये तो हो गया तुम्हारा, ये हम लोग अभी आगे अच्छे से समझेंगे। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका
ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका भाबर, ठीक। ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका किसका क्षेत्र, तराई का, ठीक। एक ये हिस्सा होगा जहाँ पर नदियाँ ऐसे बहेगी, नदियाँ, कभी कभी नदी का पानी यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक आ जाएगा, तो ये वाला क्षेत्र फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, अभी हम लोग इसको बड़े क्षेत्र में देखेंगे, ठीक, बड़ा बना के। जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम लोग भाबर कहते हैं। कभी कभी एक्सट्रीम बाढ़ आ जाती है जहाँ पर बहुत बाढ़ नहीं आती है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं, इसको कह देते हैं हम लोग खादर, और इसको खादर और इसको बांगर। अभी हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक। पहले आप लोग इसका क्या कीजिए, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो ऐसे पढ़िए जिसमें कि ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक। और पढ़ा हम रहे हैं, ठीक। NCERT हालांकि समरी है लेकिन उसको एक्सप्लेन हम अच्छे से करेंगे, ठीक। तो इसका क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले नोट्स बना लीजिए, या जो भी लिखा है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बना लेना। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पंजाब के मैदान के बारे में NCERT क्या कह रहा है, ठीक। NCERT में लिखा हुआ है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब। मतलब कि देखिए हम लोगों ने अभी बात किया, ये जो था ये इंडस रिवर सिस्टम था, ठीक। इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक, सहायक नदियाँ थी, उसका सिस्टम था। ये पूरा सिस्टम क्या था, गंगा रिवर का, और ये क्या था, ब्रह्मपुत्र का। अब जो सिंधु नदी है ये क्या है, ये क्या बनाती है, वही कह रहा था वेस्टर्न पार्ट। अब ये देखिए ये जो है ये कहाँ, ये पश्चिम में, ठीक, ये मिडिल में है, ये मध्य में है, और ये जो है ये ईस्ट पार्ट है, ठीक, साफ साफ दिख रहा है। तो वही NCERT भी कह रहा है द वेस्टर्न पार्ट, मतलब कि जो पश्चिमी भाग है, ठीक, ऑफ द नदर्न प्लेन, उत्तरी भारत का, उत्तरी मैदान का, जो उत्तरी भारत का नहीं, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, द नदर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब। इसको क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान। क्या कहा जाता है, पंजाब का मैदान। और हम लोगों ने कहा था, बात की थी कि इसी को सिंधु का मैदान भी कह दिया जाता है, ठीक। अब देखिए सेकंड लाइन क्या कह रही है, सेकंड लाइन कह रही है फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। मतलब कि जो सिंधु नदी का मैदान है और इसकी जो सहायक नदियाँ, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है सिंधु नदी की या इंडस रिवर की, इसका जो एक बड़ा भाग है, वो बड़ा भाग जो कहाँ है, वो पाकिस्तान पे। ये हम लोग देख सकते हैं, जो इसका काफ़ी बड़ा भाग है वो कौन सा देश है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में लाई करता है या पाकिस्तान में है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो लाइन कह रहा है सेंटेंस कि द इंडस एंड इट्स, ये जो है सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, ठीक। द झेलम, भैया 5 है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इतना पता है, ठीक। इन्हीं से जो है पंजाब का नाम पड़ा है पंजाब, ठीक। 5 नदी ठीक, समझ में आ गया दोस्तों इतना। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एक मिनट रुकिए थोड़ा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा पानी पीने लगे थे। अब देखिए जो नेक्स्ट लाइन कह रही है वो द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज ऑर्गेनेट इन द हिमालय। भैया पता है हम लोगों को, जो जितनी भी नदियां हैं, सिंधु हो चाहे गंगा हो, जो ब्रह्मपुत्र हो, तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, और जो इनकी ये जो है वो कहाँ से निकलती है, वो हिमालय से निकलती है। लेकिन मेन बात ये क्या कह रहा है, कह रहा है द इंडस एंड इट्स ये जो है सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज जो हैं, द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज ऑर्गेनेट इन द हिमालय। मतलब कि यहाँ जरूरी नहीं है कि गंगा नदी का जो पूरा तंत्र है वो हिमालय से निकल रहा हो, यहाँ तो कुछ सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से भी मिलती हैं। लेकिन ये जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहा है कि जो सिंधु नदी और जो इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जो वो कहाँ से निकल रही हैं, वो निकल रही हैं हिमालय से। हिमालय से इनका हिमालय से ऑर्गेनेट हो रही हैं। फिर नेक्स्ट लाइन कह रहा है द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। और ये जो है, ये जो भाग है इस मैदान का, जो ज़्यादातर जो भाग है वो दोआबों से भरा हुआ है, दोआब। अब देखिए इसको इंग्लिश में भी दोआब कहते हैं और हिंदी में भी, ठीक, हिंदी में भी क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। अब दोआब का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। दोआब का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। दोआब का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक नदी ये है, ठीक, एक नदी ये है और एक नदी ये है, ठीक। एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये बह रही है, एक रिवर ये है और एक रिवर ये है। इसका जो बीच का भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ये जो भाग है ये हम लोगों ने लिख लिया, ये रिवर है, ठीक।
और ये जो बीच का भाग है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। इसको याद रखना। इससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा कि दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो वो दोआब कहलाता है। क्या कहलाता है, दोआब। इतना समझ में आ गया आप लोग को। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाबर, तराई और खादर और बांगर के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब दोस्तों लास्ट हम लोग और देखते हैं क्या इसके बारे में। जो मैदान है पंजाब का मैदान तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था, भाबर, तराई, बांगर और खादर की। ठीक, तो देखिए गंगा के मैदान में एनसीईआरटी में इतना लिखा है, द गंगा मतलब कि जो गंगा प्लेन्स है, द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। मतलब कि यहाँ कहीं ये घग्गर नदी है और इधर तीस्ता, इसी के बीच में क्या है, गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान है वो एक्सटेंड करता है। इसी के बीच में विस्तार है गंगा के मैदान का। ठीक, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वो इंडस है, सिंधु नदी तंत्र है। ठीक, सिंधु का मैदान है। अब देखिए, या इसी को पंजाब का मैदान भी कहते हैं, सिंधु का भी। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो कह रहा है दोस्तों, इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, अब यूपी, बिहार, ठीक, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। मतलब कि इसका मतलब है, ये कह रहा है कि ये जो है, ये जो गंगा का मैदान है वो, इसका जो भाग है, कुछ भाग कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ठीक, और थोड़ा बहुत झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है इसका भाग। तो यहाँ पर बस इतनी बात कहेगी ये गंगा के मैदान के विषय में, जो कि एनसीईआरटी में लिखी है। और ब्रह्मपुत्र के मैदान में बस इतना किया गया है, कहा गया है, टू इट्स ईस्ट पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। मतलब कि जो गंगा का मैदान है इसके पूर्व में, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को साफ दिख रहा है, ये गंगा का मैदान है और इसके जो पूर्व में कौन है, वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक, दिख गया। और ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो पूर्णतः मतलब कि ज़्यादातर जो है वो कहाँ पर है, वो असम में ही फैला हुआ है। कहाँ है, असम। यहाँ देखिए लिखिए, इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका जो है आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग भाबर, तराई, बांगर और खादर पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। ठीक, डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों लास्ट पार्ट हम लोगों का बचा है कौन सा, भाबर। ठीक, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। लिखा है, भाबर द रिवर्स डिपोजिट पेबल्स ऑल द स्ट्रेंथ डिसअपेयर इन दिस भाबर बेल्ट। मतलब कि जो नदियां हैं वो बड़े बड़े जो कंकड़ हैं, ठीक, पेबल्स है, बड़े बड़े जो, जिसको गुटका बोलते हैं। नदियां अपने साथ क्या करती हैं, जब ऊपर से आती हैं पहाड़ को काट के, कुछ इतने बड़े बड़े टाइप के क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर जो ले आती हैं, और वो भाबर वाले क्षेत्र में, भैया जो पहले क्षेत्र पड़ेगा वहीं जो भारी चीज होगी वहीं तो गिरेगी। तो क्या करते हैं, भाबर वाले क्षेत्र में नदी जो है उसको इकट्ठा कर देती हैं या डिपॉजिट कर देती है। अब देखिए एक चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, ठीक, तब अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ये मान लीजिए ये क्या है, ये पर्वत है। ठीक, ये पर्वत है। ठीक, ये पर्वत है। अब यहाँ क्या हुआ, ये जो है ऊपर वाला क्षेत्र है। ठीक, फिर ये जो है ये नीचे वाला क्षेत्र है। ठीक, एनसीईआरटी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा। नदियाँ क्या होती है, यहाँ से आती हैं, नदियाँ जो है यहाँ से बहती हैं और ये काट के जो पत्थर होते हैं वो क्या करती है नदियाँ, यहाँ पर सब बड़े बड़े जो पत्थर हैं, वो जो पहला जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक, पहाड़ से उतरने में जो पहला क्षेत्र पड़ता है थोड़ा सा सपाट, वहाँ क्या करती हैं नदियाँ, यहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ पर वो जो कंकर है, वो गुटका है, वो जो पेबल्स है उसको डिपॉजिट कर देती हैं। अब आप लोग देखिए ये जो कंकड़ हैं बड़े बड़े हैं, इनके बीच में कितना गैप रहता होगा। तो नदियाँ क्या होती हैं, नदी जब आती हैं तो इनके अंदर से बहना चालू कर देती है। किसके, इसके अंदर से। अब जब ये इसके अंदर से बहती हैं तो फिर क्या होता है, जब नदियाँ इसके अंदर से बहती हैं तो होता यह है कि ये जो नदी है वो विलोपित हो जाती है, मतलब कि इनविजिबल हो जाती है। तभी अगर एग्जाम में पूछ दे कि ऐसी जगह जहाँ पर नदी का विलोपन हो जाता है या नदी जो रिवर है वो इनविजिबल हो जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। यही हमारा कौन सा क्षेत्र होता है, भाबर। आप लोग याद रखना। ठीक, भाबर क्षेत्र जो है यही होता है हमारा। ठीक,
चूँकि बड़े बड़े, सिंपल सी बात है, आप लोग जो जो बड़े कंकर हैं नदी में उतनी ताकत तो होगी नहीं कि, हालांकि नदी में बहुत ताकत है, ठीक। अब इनका भी वो नदी जो है वो धीरे धीरे क्या करेगी, नदी धीरे धीरे इनका भी अपर्दन करती रहेगी, ठीक, इनको काटती रहेगी, इरोजन इनका करती रहेगी। लेकिन अभी तो क्या है, नदी जो है जब अपने साथ लाएगी, अपने साथ जब नदियाँ लाएंगे तो क्या करेंगे, जो बड़े बड़े पत्थर होंगे, जो गड़ू होंगे, उनको तो पहले ही डिपोजिट करेंगे ना, पहले डिपोजिट करेंगे, और जो हल्के हल्के होंगे, महीन महीन टाइप के, वो नदी के साथ चलते चले जाएंगे। फिर होगा क्या, अब जो हल्के हल्के बचेंगे उनको क्या करेगी, उनको नदी क्या करेगी, नदी यहाँ पर कहीं पर जो है, यहाँ पर जो महीन होंगे, नदी जो है यहाँ पर कहीं क्या करेगी, नदी यहाँ पर डिपोजिट कर देगी, यहाँ पर क्या करेगी, नदी डिपोजिट कर देंगी, ठीक। यहाँ पर जब नदी डिपोजिट कर देगी, अब देखिए, अब इसके बीच में ज़्यादा जगह तो है नहीं, फिर नदी क्या करती है, यहाँ विलोपित हो जाती है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तराई का क्षेत्र, क्या कहते हैं, तराई, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्र, ठीक। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, अब नदी फिर इसको ऊपर से बहना चालू करती है, इसलिए नदी क्या होती है, नदी का यहाँ पर फिर से जो है, नदी यहाँ पर दृश्यमान हो जाती है, और फिर से यहाँ पर नदी जो है वो दिखने लगती है, नदी विजिबल हो जाती है। तो इससे जो है दो सेंटेंस बनेंगे, नदी कहाँ पर फिर से दृश्यमान हो जाती है, भाबर के किस क्षेत्र के बाद, तो याद रखना दोस्तों, नदी जो है तराई के क्षेत्र के पास फिर से दृश्यमान हो जाती है, विजिबल हो जाती है। अगर पूछ दे विलोपित कहाँ हो जाती है, ठीक, तो वो भाबर क्षेत्र के पास। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इसी में बांगर और खादर की, ठीक। बांगर का मतलब क्या है, अब देखिए जैसे मान लीजिए नदियाँ यहाँ बह रही हैं, ठीक, कोई नदी ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक, नदी ऐसे ऐसे बह रही है इधर, फिर नदी में जब क्या होती है, बहुत सी नदियों में हर साल जो है नदी के जो जल स्तर है उसका जो है वो काफ़ी ऊपर उठता है। जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो नदी क्या करती है, यहाँ पर आ जाती है, क्या करती है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है। फिर क्या होती है, फिर वापस अपने जगह पर चली जाती है। तो क्या होता है, जो यहाँ पर होता है, यहाँ नदियाँ अपने साथ नई मिट्टी छोड़ जाती है, नई सॉइल छोड़ जाती है, ठीक, नई सॉइल छोड़ जाती है। अब जब नई सॉइल जो है मिट्टियाँ छोड़ जाती है, नदी छोड़ जाती है अपने साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बांगर। क्या कहते हैं, ये तो लिखिए, इसी को हम लोग बांगर कहते हैं, इसी को हम लोग बांगर कहते हैं, सॉरी, इसी को हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर, ठीक, बांगर नहीं कहते हैं, बांगर अभी समझेंगे किसे कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं खादर, ठीक, कादर भाई साहब, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, खादर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, याद रखना। और ये जो मिट्टी, अब आप ये सोचिए, मिट्टी जो है यहाँ हर साल जो है नदियाँ नई नई मिट्टी लाती है, नई नई मिट्टी। तो जो ये मिट्टी है वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। क्यों, क्योंकि नई मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। इसीलिए इसमें देखिए लिखा है आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब कि गहन खेती के लिए काफ़ी आदर्श होती है ये मिट्टी। अब बात कर लेते हैं, ये तो हम लोग समझ गए, तो खादर हो गया, ठीक, हर साल नदी का पानी यहाँ आता है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी एक्सट्रीम बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, तो नदियों का पानी क्या होता है, नदी का पानी यहाँ तक भी पहुँच जाता है। कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच जाता है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, बहुत टाइम बाद होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद कभी कभी नदियों में एक्सट्रीम बाढ़ होती है किसी रीजन से, तब यहाँ पर क्या होता है, नदियों द्वारा जो मिट्टी है वो लाई जाती है। और ये मिट्टी जो होती है काफ़ी पुरानी होती है। क्या होती है, काफ़ी पुरानी होती है, ठीक, काफ़ी पुरानी होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है बांगर। ये देखिए यहाँ लिखा है, ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, बांगर, याद रखना। और ये जो है हम लोगों ने बात की थी, ठीक, इसकी हम लोगों ने बात कर ली, ये खादर होता है और ये होता है बांगर। अब देखिए जो बांगर है, बांगर देखिए एक चीज़ याद रखना, ये जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और लिखा है, थिकली फॉरेस्टेड रीजन। ऐसा क्यों है भैया, जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पर मिट्टी जो क्या है, काफ़ी जो दलदली भूमि होगी, पानी आता ही रहता है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ हालांकि कृषि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी दलदली टाइप की है, वेट है, ठीक, दलदली का मतलब वेट, ठीक, वेट टाइप की है, ठीक, गीली टाइप की है भूमि। तो यहाँ पर जो बाकी जो वनस्पतियाँ होती हैं, जंगल होते हैं, वो घने घने टाइप के जंगल हो जाते हैं, काफ़ी थिक फॉरेस्ट होते हैं, जो कि यहाँ
यहाँ पर लिखा है थिकली फॉरेस्ट रीजन, ठीक। और यहीं पर क्या है, यहीं पर हमारा दुधवा नेशनल पार्क भी आप लोग याद रखना, क्या रखना, दुधवा नेशनल पार्क जो है यही इसी तराई क्षेत्र में है। यहाँ पर जब पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उनको यहाँ पर शरण दे गए थे, एनसीईआरटी में बताया गया है। यहाँ पर इनको शरण देने के लिए यहाँ पर जितने भी जंगल थे घने उनको काट दिया गया था, ठीक। तो बहुत ज़्यादा जंगल नहीं है, लेकिन अब ये जो तराई का क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर काफ़ी जीव जंतु भी होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो यहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत होती है, ठीक। इसलिए रहने के लिए बहुत ज़्यादा सुलभ ये क्षेत्र जो है वो नहीं होता है, तराई का क्षेत्र। यही रीजन है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो उत्तर भारत में आकर बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं होती। हालांकि बीमारी तो हर रीजन में होती है, बीमारी से तो लड़ना ही पड़ता है हर किसी को कभी ना कभी। अब इतना आप लोग समझ गए। बांगर समझ गए होंगे आप लोग, क्या भैया, खादर जो है जहाँ पर जो है हर साल बाढ़ का पानी, नदी का पानी पहुँच जाता है, ठीक, फिर वापस आ जाता है। बांगर जो है जहाँ पर नदी का पानी जो है काफ़ी दशकों में पहुँचता है या काफ़ी टाइम में पहुँचता है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी पुरानी होती है। और याद रखना, जो उत्तर भारत का जो ज़्यादातर जो मैदान है, ज़्यादातर जो प्लेन है वो किससे बना है, वो बांगर मिट्टी से बना है, बांगर मिट्टी से, ठीक, बांगर मिट्टी से। लेकिन जो आसपास का क्षेत्र जैसे गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, और याद रखना जो उत्तर भारत का क्षेत्र वो जलोढ़ निक्षेपों से बना है, पुराने जलोढ़ निक्षेपों से, ठीक, पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से बना है, ठीक। अब ये जो है जो खादर वाले क्षेत्र जैसे गंगा नदी के आसपास आप लोगों को ज़्यादा ये जो वहाँ की मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है अगल बगल के, क्योंकि वहाँ पर गंगा का जो पानी है हर साल पहुँचता रहता है, इसलिए वहाँ पर जो खेती होती है वो काफ़ी गहन खेती आदमी कर सकता है, ठीक। तो यही सब जो चीज़ें थी हम लोगों को आज समझना जरूरी था, जो कि हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए कल हम लोग बात करेंगे किसकी, और देखिए इन सब बारे में जो है काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ या काफ़ी डिटेल में हम लोग फर्स्ट ईयर जो है इंटर में पढ़ेंगे, ठीक, इंटर में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसका अच्छे से रिवीजन करना। समझा हमने आपको सब कुछ दिया है, भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है। अब इसको देखिए रिवीजन करोगे तब सही रहेगा, वरना भूल जाओगे। अब भाबर और भांगर में आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाबर क्या है, भांगर क्या है, ठीक। तो अब देखिए अगर आप लोग इस हिसाब से समझेंगे जैसे हमने बताया है कि ये जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं जिसको गुटका कहते हैं, ठीक, या पेबल होते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पर नदियाँ विलोपित हो जाती है इसलिए इसको भाबर कहते हैं, ठीक। और ये जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पर नदियाँ फिर से दृश्यमान हो जाती हैं। बांगर क्या है, जो पुरानी मिट्टी होती है, ठीक, उसको बांगर कहते हैं। जो पुरानी मिट्टी क्षेत्र होते हैं, पुराने बाढ़ के क्षेत्र होते हैं। जो नए बाढ़ के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ आया ही करती है उसको हम लोग खादर कहते हैं, ठीक। तो आप लोग समझो जो खादर होता है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी से होता है, बना हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ पर गहन खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है उपयोगी होता है, जो कि हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब आप लोग देखिए क्या करना, जो कि हम डेली कहते हैं। अब डेली कह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो बात है इसमें जो भी है। अगर आप अभी आप क्या करो, अभी इस वीडियो को देखिए, फिर क्या करना कि कल देख लेना एक बार, फिर हफ्ते में एक बार। जो आप 6 दिन पढ़ना वो हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लेना। तो इससे क्या होगा, जो आप अब देखिए रिवीजन जल्दी होता है, एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा लेकिन रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता, इसलिए आप लोग आलस मत करना। अब इसके बाद पता है क्या करना, इसके बाद आप लोग क्या करना, महीने में एक बार जो पढ़ा है रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, फिर आप लोग देखना कैसे आपके जो माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड में आपकी जो चीज़ें हैं वो पहुंचने लगेंगी, मतलब कि फिर वहां से निकलेंगी नहीं चीज़ें। और जब आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ें भी लिख रहे हैं, अब देखिए इतनी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दी, अगर कोई मेंस में क्वेश्चन लिखने को आ जाएगा तो आप लोग लिख लेंगे कि नहीं, 40-50 पॉइंट आराम से लिख लेंगे, ठीक। कि उत्तरी मैदान के बारे में कैसे है, भाबर, तराई, कैसे पंजाब का मैदान, सिंधु का मैदान, सब लिख लेंगे, ठीक। हालांकि अभी उतना उत्तर अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे तो उत्तर भी अच्छा लिखने लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, कल आप लोग जरूर आना, प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी अच्छा चैप्टर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन में जाते हैं। और दूसरी बात है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आप लोगों को समझना भी चाहिए कि आखिर जो प्रायद्वीपीय पठार है क्यों। हाँ एक चीज़ और याद रखिए, लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो काफ़ी पुराना भाग है। आप लोग सोचिए जो प्रायद्वीपीय पठार है गोंडवाना लैंड से बना है, और जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है वो तो अभी अभी जल्दी बना है। कैसे बना है, हिमालय की नदियों से। अब सोचिए हिमालय है वही बाद में बना है, तो उत्तर का मैदान तो बाद में बना ही होगा। इसलिए अगर पूछे जो सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है इंडिया का, तो जो है वो पेनिसुलर प्लेटो है, प्रायद्वीपीय पठार है। और जो नया क्षेत्र है वो उत्तर भारत का मैदान है और हिमालय है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलते हैं आपसे। डेली क्लास होगी, आप लोगों को डेली बने रहना है, अच्छे से पढ़ना है जिसमें नंबर अच्छे से आए। और जो एग्जाम, जो भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस या वनडे एग्जाम, उनको भी ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये समझ लीजिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आप लोगों की जो बुद्धि वो एकदम खोल देगी, हर एक चीज़ माइंड में अच्छे से बिठाएगी।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, चलते हैं। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे।